जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक क्लास 2 के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि कल से हम लोगों ने इस चैनल पे, इस एकदम नए चैनल पे एक सीरीज शुरू किया है लुसेंट बुक इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें हम लोगों ने कल कवर किया था कि प्राचीन भारत के बारे में जो हमारे धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से या जो विदेशी भारत भ्रमण करने आए उन्होंने कुछ किताबें लिखी, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, उससे जो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है वो सारा चीज कवर किए थे। आज हम कवर करने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में जो पुरातत्व साक्ष्य है उससे क्या क्या जानकारियां मिलती है। पुरातत्व साक्ष्य मतलब कि पुराने लेख जो लिखे गए या किसी खुदाई वगैरह में कुछ साक्ष्य मिले, उसके आधार पे प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की गई उसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा होगा तो उस क्लास को देख लीजिएगा, ताकि लुसेंट आपका शुरू से एकदम कवर हो। हम लोगों ने इतिहास का सेशन शुरू किया है, ये समाप्त होने के बाद तुरंत हम लोग पॉलिटिकी यानी पॉलिटी पे जाएंगे, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था पे जाएंगे, यानी कि जितना भी लुसेंट में सब्जेक्ट है उस सारा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। कई बच्चों का सवाल है कि सर ये किस किस एग्जाम में पूछता है, तो बाबू ग्रुप डी से लेके बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना प्री लेवल का, वहां तक पूछता है। खास करके पीसीएस में मेंस वगैरह में यहां से ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन और सब जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी एग्जाम है हर जगह यहां से कम 70% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लुसेंट अपने आप में इतिहास है, लुसेंट में हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक कवर किया गया है। जो भी बच्चा पढ़ने वाला रहता है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लुसेंट पढ़ता ही पढ़ता है। जब यूपीएससी वगैरह की तैयारी कीजिएगा तो भले ही उस समय न पढ़े, लेकिन फिर भी उसका भी प्री निकालने के लिए एक बार लुसेंट पढ़ना ही पड़ता है। लुसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हर स्टेट में हर जगह लुसेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए हमने शुरू किया है लुसेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। पहले हम लोगों ने क्या देखा, धर्म ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी, जिसमें ऋग्वेद के बारे में यानी वेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेद से क्या क्या जानकारियां मिली प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा था कि उससे जो भी जानकारी मिला वो बताया आप लोगों को। फिर हम लोगों ने विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ विवरण करने आए, घूमने आए, तो कुछ किताब लिखे, कुछ यात्रा वृत्तांत दिए लिखे, उससे भी हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिला। अब हम लोग किससे बात करेंगे, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो भी पुरातत्व खुदाई के दौरान मिला हो या कोई किताब वगैरह पहले से लिखा हो और कहीं छुप गया हो, अब बाद में वो मिल जाने के बाद प्राचीन भारत की जानकारी उसमें मिली हो, तो उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो इसी क्रम में हम सबसे पहले शुरू करते हैं, तो यहां से, ठीक है, ओके। सर्वप्रथम यहां देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। वन लाइनर सॉरी ऑब्जेक्टिव बेस्ट एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या पीसीएस का प्री हो, उन सब में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यहां से क्या होता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा उसमें देखने को मिलता है। ये पूछेगा आप लोगों को, डायरेक्ट पूछता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो मिला ना वो एरड़ अभिलेख से मिला है, जब जिसमें बताया गया कि हाँ पहले क्या था, सती प्रथा वाला प्रचलन चला आ रहा था। तो कहां से प्राप्त हुआ है ये साक्ष्य, तो एरड़ अभिलेख से। उस समय शासक जो हुआ करता था वो भानुगुप्त था, ठीक है। रेशम बुनकर की श्रेणियां, ये देखो रेशम बुनकर की श्रेणियां, इसकी जानकारी जो मिलती है ना वो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ये सारा क्या है, पुरातत्व साक्ष्य है, इनसे भी जो जानकारियां मिली है प्राचीन भारत के बारे में उसके बारे में हम लोग जिक्र करें। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो मिलती है वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अब हम देखते हैं कश्मीरी नौ पसाड़िक पुरा स्थल में जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम में जो गर्तवास है यानी गड्ढे का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी, वो कहाँ मिला है, यहाँ क्या पूछता है कि बुर्ज होम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कश्मीरी नौ पसाड़िक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब आप लोग को याद करने वाली चीज है। आगे हम लोग देखते हैं
प्राचीन सिक्कों को आहत कहते हैं। जो प्राचीन काल में सिक्के पाए जाते थे हमारे देश में, उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं? तो आहत के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, आहत के नाम से जाना जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य मतलब जो भी लेख लिखे जाते हैं साहित्य वगैरह, उसमें इसको कसारपड़ कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया था ना, वो यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पे लेख, कुछ कुछ लेख लिखते थे पहले। सिक्का पहले इतना छोटा छोटा थोड़ी था, थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो उस पर लेख लिखा जाता था। ठीक है, छोटा छोटा था, छोटा सा लेख लिखा जाता था। ओके, तो सर्वप्रथम लिखने का जो कार्य किया था वो यवन शासकों ने किया था। अब यहाँ देखिएगा कि समुद्रगुप्त जो हुआ करता था, समुद्रगुप्त, उसको बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को क्या है ना, सिक्का पे उसका चित्र दर्शाया गया है जिसमें वो बीड़ा बजा रहा है, तो उससे उसको संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ अभिलेख हैं। अभिलेख और किस शासक के शासन काल में लिखे गए वो इधर दिया गया है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, यहाँ आप लोग को यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया है ना, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिला है। तो वहीं यहाँ पे हाथी गुम्फा आप लोग को यहाँ दिया हुआ है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासन काल में लिखा गया था? तो वो था कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल हुआ करते थे, यानी खारवेल के समय में हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया था। यहाँ जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पूछे तो उस समय रुद्रदामन हुआ करते थे। नासिक अभिलेख के समय गौतमी बलश्री हुआ करती थे। प्रयाग स्तंभ लेख के समय समुद्रगुप्त हुआ करते थे। एहोल अभिलेख के समय पुलकेशिन द्वितीय हुआ करते थे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो जूनागढ़ हो जाता है, हाथी गुम्फा हो जाता है, नासिक हो जाता है, प्रयाग हो जाता है, एहोल हो जाता है। उसके बाद से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, जो सीरियस रहते हैं, उनको सब याद रहता है, रटा रटा याद रहता है। तो आप लोग भी रट लेना, रटने में कौन सी बड़ी बात है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो इतनी आसानी से गवर्नमेंट एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है, जाहिर सी बात है। देखो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय लिखा गया था। ग्वालियर अभिलेख जो लिखा गया था वो प्रतिहार नरेश भोज के समय लिखा गया था। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय में लिखा गया था। यहाँ ये पूछता है जूनागढ़ अभिलेख के समय कौन सा शासक हुआ करता था? तो स्कंदगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख है वो बंगाल शासक विजयसेन के समय लिखा गया था। अब देखो यहाँ लिखा हुआ अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये भी पूछता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको इपिग्राफी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है सर? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं ना जहां से कोई भी लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है, कोई भी जानकारी अभी तक मिला ही नहीं। ठीक है, कोई अगर लिखित साक्ष्य मिलता तो उसके उन लोगों के रहन सहन, खान पान, रहने का जो तरीका था, हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलता। लेकिन प्रागैतिहासिक काल से कोई साक्ष्य नहीं मिला, लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। तो कैसे जानेंगे कि वो कैसे रहते थे, उनका वेशभूषा कैसा था? ये प्रागैतिहासिक काल बहुत पुराने काल को कहते हैं। आज से लगभग 2.5 मिलियन वर्ष से लेके प्रागैतिहासिक काल वही होता है, लगभग 2.5 मिलियन से लेके आप आ जाओगे लगभग 5,000 वर्ष ईसा पूर्व तक, 5,000 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत तो देखो यहाँ जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला उसको प्रागैतिहासिक काल के श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद आता है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें ऐतिहासिक नहीं होगा, प्रागैतिहासिक होगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक, यहाँ छूट गया। आध प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य कुछ मिले लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके।
पढ़ने वाला कोई विद्वान ही नहीं मिला उस समय। उस काल से जो कनेक्ट होगा पीढ़ी दर पीढ़ी वही तो पढ़ पाएगा ना, या उसके पास कुछ साक्ष्य के आधार पर या कुछ सूत्र के माध्यम से पढ़ना चाहे तो पढ़ पाएगा, तब ये तो हो पाएगा। तो कोई अभी तक मिला ही नहीं कि जो इसको पढ़ सके। ठीक है, साक्ष्य मिले, लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। उस समय अभी लेखन कला थोड़ा थोड़ा प्रचलित हो रही थी। पूर्व पसार युग, पूर्व पसार युग में मानव की जीविका का मुख्य जो आधार हुआ करता था वो शिकार हुआ करता था। ये बहुत पहले आप लोग 2-4 में पढ़ रहे होंगे तो उसी समय पढ़े होंगे। आगे हम लोग देखते हैं आग का आविष्कार। ये पूछता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पसार काल में हुआ था। एवं पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो 9 पसार काल में हुआ था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, आग का आविष्कार पूरा पसार काल और पहिए का 9 पसार काल। फिर आते हैं अस्थाई निवास की प्रवृत्ति। कब से इंसान अस्थाई निवास मतलब एक तरह से अस्थाई होके रहने लगा था। ठीक है, तो 9 पसार काल से। अक्सर देखिएगा जो बड़ी बड़ी आज के डेट में जो विकसित बस्तियां हैं या पुरानी जो सभ्यताओं के बारे में पढ़िएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी कभी घुमक्कड़ हुआ करते होंगे, लेकिन वो आके किसी एक जगह ठिकाना बना के रहने लगे। खास करके नदी के किनारे ही लोग रहते थे। ठीक है, तो अस्थाई निवास की प्रवृत्ति 9 पसार काल से जागृत हुआ। पहला पालतू जानवर जो बनाया गया था वो था कुत्ता। कुत्ते को ही इंसान ने पहला पालतू जानवर बनाया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु जो था ना वो तांबा था, और तांबा में जो धातु प्रयोग किया था उसे कुल्हाड़ी बनाया गया। ठीक है, कुल्हाड़ी बनाया गया था। कृषि का आविष्कार 9 पसार काल में हुआ। यहाँ 2 चीजों के देखिए, पहिया और कृषि, इन दोनों का आविष्कार 9 पसार काल में, और अस्थाई निवास की प्रवृत्ति भी 9 पसार काल में। कृषि का प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है कहाँ, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि का प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है। आप जब पढ़िएगा मोहनजोदाड़ो तो वहां भी ये देखने को मिलेगा। चावल के प्रथम साक्ष्य कोल्डीवा में मिलता है। कोल्डीवा में चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, देवरिया के आसपास का इलाका है कोल्डीवा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का इलाका, यहीं पे कृषि का ये चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था। ये सब ऐतिहासिक चीजें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, तो प्रथम भारतीय पूरा पसार कलाकृति की जो खोज हुई है ना वो कहाँ से हुई है, तो वो हुई है पल्लावरम में, जो तमिलनाडु में है पल्लावरम। यहाँ क्या बोला है, प्रथम भारतीय पूरा पसार कलाकृति की खोज पल्लावरम में हुई है। तो खोज पल्लावरम में हुई है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि पल्लावरम ही सबसे पुराना कलाकृति है। सबसे पुराना कलाकृति अगर पूछे तो वो होता है भीमबेटका की भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में सबसे पुराना कलाकृति मिला हुआ है। समझे, यहाँ नहीं मिला, खोज ये सबसे पहले हुआ। सबसे पुराना कलाकृति की खोज जो हुई थी मतलब सबसे पहले वो पल्लावरम है। अब देखो यहाँ रॉबर्ट ब्रूस फूट एक अंग्रेज हुआ करते थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पसार कालीन औजारों की खोज की। पूरा पसार कालीन औजार, कुल्हाड़ी हुआ करते थे, कुछ कुछ शिकार करने वाले हथियार हुआ करते थे, उसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फूट हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये अपने आप में एक रहस्य है, अभी तक नहीं सुलझाया गया है कि मोहनजोदड़ो में मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ साक्ष्य के आधार पर इसके बारे में विवरण मिला है, लेकिन पूरा रहस्य नहीं सुलझाया पा गया है। अब देखते हैं सिंधु भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों को टीला, मृतकों का टीला। किस भाषा में, तो सिंधु भाषा में। अब आते हैं असम का जो श्वेतभ्रू गिबन है, श्वेतभ्रू गिबन, ये बंदर की बात कर रहा है। ठीक है, वो भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाभ कपि है। मतलब माना ऐसा जाता है कि इसी से मनुष्य प्रजाति का एक तरह से जन्म हुआ, इसी से कुछ परिवर्तन हुए जिसके चलते मानव में थोड़ा परिवर्तन आते आते आज हम लोग इस रूप में पाए जाते हैं। वो किससे प्राप्त हुआ, श्वेतभ्रू गिब्बन से, जो मात्र असम में पाया जाता है। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी कि हाँ पहला प्रमाण कि हाँ यहाँ मनुष्य रहते थे, कहाँ मिला है, तो नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में मिला है। आगे हम लोग देखते हैं
अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बउआ। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है? तो एक सभ्यता आज से यानी कि लगभग 2.5 साल उधर और लगभग 5,000 है ना, 5,000 4 से 5,000 साल पुरानी सभ्यता है कि नहीं, 4500 के आसपास। इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में जानेंगे जो अपने आप में एक रहस्य है। देखो इसकी जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है ना, वो 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ओके, ये किसके आधार पे? तो ये माना गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे उसी से निकाला जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे जो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई थी, तो वो 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक। अब मन में आएगा सर कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? तो देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति इसी से निकाला जाता है किसी पेड़ पौधे, किसी जीवात्म यानी जीव जो पहले हुआ करते थे, मर गए, उनके हड्डी का साक्ष्य मिल गया, या कोई जीव, पेड़ पौधों में भी जीव होता, पेड़ पौधों का साक्ष्य मिल गया, तो उसमें जो पाया जाता है C14 कार्बन 14 पाया जाता है। इसको ध्यान से समझना, हालांकि किसी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन समझना एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। तो देखो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको पौधे भोजन के रूप में लेते हैं, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन से, तो उसी को CO2 कहते हैं। CO2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना, ऑक्साइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाता है, तो इसमें देखो कार्बन देखने को मिल रहा है, कार्बन उसी कार्बन में एक कार्बन होता है C14। ओके, जब पौधे इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर ये मौजूद हो जाता है, मौजूद रहता है। वो पौधे मर जाएं, ठीक है, या इंसान ग्रहण करेगा तो उसके अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। और जब वही साक्ष्य 10 साल, 20 साल, 50, 500 साल, 1000 साल, 50,000 साल तक पुराने अगर कोई हड्डी मिल जाए तो उस हड्डी में से यही निकाला जाता है, कार्बन 14 निकाला जाता है, गैस के रूप में उसमें से निकाला जाता है, और उसी से अनुमान लगाया जाता है कि इसकी उम्र कितनी होगी। अब कार्बन 14 की जो आधी उम्र होती है ना, आधी उम्र, आधा उम्र होता है ना, हाफ उम्र, मान लो किसी चीज का हाफ उम्र, आधा उम्र होता है ना, तो कार्बन डेटिंग की जो आधी उम्र होती है ना, वो लगभग 5700 सालों की होती है। 5700 सालों की उम्र होती है कार्बन डेटिंग की, कार्बन C14 की। ठीक है, तो उसमें से मान लो कोई पेड़, बहुत पुराना पेड़ का एक टहनी मिल गया, टहनी, ठीक है, तो उसमें से, उस टहनी में से कार्बन 14 निकाला जाएगा, गैस के रूप में निकाल के उसमें देखा जाएगा कि कार्बन 14 की कितनी मात्रा, कितनी आयु बची हुई है। उसका आधा आयु कितना हो गया? लगभग 57 साल। तो मान लिया अगर उसकी आयु आधी बची हुई है तो मान लिया जाएगा कि हाँ, वो लकड़ी आज से 57 साल पहले एक तरह से हुआ करता था। ठीक है, तो उसी के आधार पे ये निकाला गया है क्या? तो कार्बन डेटिंग के आधार पे वो डेट निकाला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, उसी के आधार पे माना। आगे बढ़े हम लोग, अगर समझ में आ गया हो तो वैसे ही अनुपात में निकाल लिया जाता है। बाकी और भी डेट निकालना हो ना, जैसे आधा उम्र 5700 साल होगा कार्बन 14 का, तो उसी के रेशियो में और भी निकाला जा सकता है ना, आधे के बाद आधा, आधा के बाद आधा, उसका आधा, ऐसे करके अधिकतम 50,000 साल पुराने वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग से। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन और आप लोग को स्पष्ट तरीके से जान लेना चाहिए। देखो जो कार्बन डेटिंग पद्धति होता है, कार्बन डेटिंग जो एग्जाम में पूछता है वो बता रहे हैं, ये पूछता है कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में और यूरेनियम डेटिंग पद्धति, 2 चीजों के बारे में पूछता है। इसमें पूछेगा ना जीवाश्मों का पता किससे लगाया जाता है, जीव मतलब कोई साक्ष्य मिला जिसमें पहले जीव हुआ करता था,
उसका पता कैसे लगाया जाएगा? तो उसका कार्बन डेटिंग पद्धति से लगाया जाएगा। अब कोई पुराना मालूम रत्न मिल गया, पत्थर मिल गया, कुछ निर्जीव वस्तु मिल गई जिसको पता लगाना हो ना, उसे यूरेनियम डेटिंग पद्धति से लगाया जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति। इधर इससे जीवित जीवाश्मों का, जैसे जीवाश्म होता है, जीवाश्म जिसमें पहले जीव हुआ करता था, जीवाश्म। और देखो यूरेनियम डेटिंग पद्धति एक होता है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति होता है। इससे निर्जीव वस्तुओं की आयु पता किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं की आयु इससे पता किया जाता है। मान लो कोई बहुत पुराना पत्थर मिल गया, पत्थर, और पता करना है कि इस पत्थर का उम्र कितना होगा बुआ, कितना होगा, बहुत पुराना। कोई आभूषण मिल जाए, कोई रत्न मिल जाए, कहीं पहाड़ तोड़ते वक्त कुछ करते वक्त मिल जाए, तो उसकी उम्र पता करने के लिए निर्जीव खास करके वस्तुओं का यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब कोई जीवित जीवाश्म वाला, जैसे मान लो हड्डी मिल जाए या कोई पेड़ का साक्ष्य मिल जाए, पुराना पेड़ पौधों का, इस टाइप के जो पहले इसमें जान हुआ करता था, उसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछता है। ओके, आगे हम लोग बात करें तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत देख रहे थे। सर्वमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो खोज किया था ना, और राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। इसकी खोज के बारे में अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इतिहास इसका देखें, तो हालांकि इसमें नहीं, हम अपने तरफ से थोड़ा संक्षेप में बता दे रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो आप लोग को पता होगा आर्कियोलॉजी, एक मिनट, 1861 में भारत में आर्कियोलॉजी विभाग की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, आर्कियोलॉजी विभाग जो पुराने साक्ष्यों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो उस समय उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, माने हेड जो बनाए गए थे, वो थे कनिंघम हुआ करते थे। ठीक है, कनिंघम हुआ करते थे उस समय। इसके हेड जो बनाए गए थे कनिंघम। ठीक है, कनिंघम को बनाया गया था। तो कनिंघम से पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे, मैसन नाम था जिनका, चार्ल्स मैसन। कभी कभी उनको चार्ल्स लुइस के नाम से भी जानते हैं, चार्ल्स मैसन। इनका नाम याद रखिएगा। इनकी बहुत अहम भूमिका है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में, अपनी अहम भूमिका निभाई है। चार्ल्स मैसन थे ना, ये पहले एक सिपाही हुआ करते थे, ब्रिटिश सिपाही हुआ करते थे। लेकिन ये थे मतलब घुमक्कड़ टाइप के, खूब भ्रमण करते थे, घूम घूम के कहीं कहीं से कुछ साक्ष्य मिलता था तो एक अपना एक साक्ष्य के आधार पर किताब लिखते थे। आज के डेट में आप ब्रिटेन में जाइएगा ना, तो देखिएगा सब जितने भी ज्यादातर लोग रहते हैं ना, क्रिकेट देख रहे हो या कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में किताब बहुत पढ़ते हैं वो लोग, किताब पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। तो वैसे ही ये भी किताब पढ़ने और लिखने के बहुत शौकीन थे। तो ये पहले पुलिस हुआ करते थे, ब्रिटिश सिपाही हुआ करते थे। तो कुछ समय कार्य करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया उस कार्य को और घूम घूम के अपना यात्रा वृत्तांत लिखने लगे, किताब लिखने लगे। उसी दौरान पूरे भारत घूमे, पंजाब घूमे, पाकिस्तान, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, उधर भी घूमे। और घूमते घूमते उसी समय उन्होंने जो आप देखिएगा अन्नागार वाला एक सिंधु घाटी में एक अन्नागार के बारे में पढ़िएगा, वो सबसे ऊंचा टीला हुआ करता था। वहां पे पहुंचे तो वहां पे उनको कुछ अजीबोगरीब महसूस हुआ। तो उसके बारे में इन्होंने अपने बुक में जिक्र किया कि हाँ, यहाँ पे कुछ पहले से घटी घटनाएं हैं। तो उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में जिक्र किया था कि हो सकता है यहाँ भगवान बुद्ध की पुरानी मूर्तियां हो। उसके बारे में अपने बुक में बड़ी विस्तार से जिक्र किया था कि हाँ, यहाँ पे कोई भी कुछ ना कुछ साक्ष्य हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया में, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के हर एरिया में वो घूमे थे, कुछ कुछ सिक्के इकट्ठे किए थे, कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए थे, उसको अपने बुक में दर्शाया था पूरा। तो ये बुक मिलता है इनको, ये पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद वो वही 1921 में दयाराम साहनी को
ये कहते हैं कि बाबू भैया जाओ और आप इस जगह पे खुदाई करो और देखो कि क्या है वहां पे। तो ये खुदाई शुरू करते हैं दयाराम साहनी, और जब खुदाई शुरू करते हैं तब ये साक्ष्य मिलना शुरू होता है। तो सबसे पहले खुदाई का जो कार्य किया था ना सिंधु सभ्यता की, वो दयाराम साहनी ने ही किया था, इसीलिए यहाँ लिखा गया है सिंधु सभ्यता की खोज जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इससे कांस्य युगीन भी कहा जाता है या प्राक ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है और साथ ही साथ सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो होते थे ना उनको द्रविड़ या भूमध्य सागरीय कहे जाते थे। ओके, वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। कौन? तो जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। आगे हम लोग देखें तो अब सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग एक देख लेते हैं विस्तार, कहां से कहां तक। तो ये पाया जाएगा ये त्रिकोणीय अवस्था में, आपको देखने को जब मिलेगा ना ये त्रिकोणीय अवस्था में ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, जैसे ये है ना ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे ही त्रिकोणीय अवस्था में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, त्रिकोणीय अवस्था में ऐसे ही मिल जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो लेकिन हाँ, इसके जो उत्तरी बिंदु हैं, दक्षिणी बिंदु हैं, पूर्वी बिंदु हैं, पश्चिमी बिंदु हैं, इससे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थिति के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे उत्तर वाला पॉइंट है ना वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जो मांदा जिला है वहां पे पाया जाता है। और वहां पे जो नदियां हैं ना, हालांकि कोई भी सभ्यता जो भी पुरानी बड़ी से बड़ी सभ्यता के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि वो सभ्यता नदियों के किनारे ही निवास करती थी, नदियों के किनारे ही फली फूली थी, विकसित हुई थी। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है और जहां जल रहेगा वहीं लोगों का ठहरने का एक जगह रहेगा, वहीं पे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठहरेंगे। तो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही बड़े बड़े सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, उसी के नाम पे सिंधु सभ्यता इसका नाम पड़ा था। तो देखो उत्तर में मांदा जिला जो है जम्मू कश्मीर में वो वाला पॉइंट है जो चिनाब नदी के किनारे पाया जाता है। दक्षिण वाला जो बिंदु है ना वो दाइमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अहमदनगर जो जिला है, अहमदनगर जिला वहां देखने को मिलेगा जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, वहीं का आलमगीरपुर एक जगह है, वहां पे देखने को मिलेगा क्या पूर्व वाली स्थिति, यानी सबसे पूर्वी बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें ना, पश्चिमी ये पाकिस्तान में चला जाता है जो पहले भारत में ही रहा करता था। ठीक है, जिसमें सूत कांगे डोर आ जाएगा। ठीक है, सूत कांगे डोर जो बलूचिस्तान में है, और ये कहाँ है तो दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। और ये मेरठ उत्तर प्रदेश वाला जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे। तो नदियों का नाम याद रहना चाहिए। उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। आगे तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। यानी कि सर सभ्यता क्या होता है सर? सभ्यता जब एक समाज सिस्टमेटिक तरीके से रहने लगे, हर कार्य सिस्टमेटिक तरीके से करने लगे, यानी सभ्य तरीके से करने लगे, चाहे घर की संरचना हो वो सिस्टमेटिक यानी सभ्य तरीके से हो, खाने पीने रहने का जो तरीका है वो सभ्य तरीका से हो, नहाने का जो तरीका है वो सभ्य तरीका से हो, तो वही होता है सभ्यता। यानी जब इंसान के अंदर सभ्यता आ जाती है, सभ्य तरीके से रहने के लिए सीख जाता है और उसी तरीके से अपना कार्य जीवन का निर्वाह करने लगता है, तो वहाँ वो सभ्यता निवास कर जाती है। तो ये सभ्यता तो थी, सभ्यता में भी एक शहरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता भी देखने को आपको मिलेगा आगे इसी में, हालांकि सिंधु सभ्यता में नहीं, दूसरे टॉपिक में। सिंधु सभ्यता या संधे सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्या थी तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर में देखने को मिलेगी, लेकिन उनमें 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें से एक मोहनजोदड़ो हो जाता है, एक हड़प्पा हो जाता है, गढ़वारी वाला हो जाता है, एक धौलावीरा, एक राखीगढ़ी और एक कालीबंगन हो जाता है।
अब यहाँ आते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक यदि साक्ष्य मिले तो वो गुजरात में देखने को मिला है। कहाँ पे? तो गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक हड़प्पा स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं। लोथल गुजरात, बंदरगाह के बारे में बड़ी पूछता है ना, लोथल जगह याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है कि लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में। अब देखो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, सुतकोतदा, दो जगह है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। सोचो, बंदरगाह होने का मतलब सिंधु सभ्यता के लोग यानी सिंधु घाटी के लोग व्यापार भी करते थे दूसरे जगह से। अभी दिखाएंगे किस किस जगह से क्या क्या चीजों का व्यापार करते थे। व्यापार नहीं करते तो उनके पास बंदरगाह कहाँ से होता? बंदरगाह यानी होता ना जहाँ से पानी वाला जहाज आके जहाँ ठहरता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह दो जगह देखने को मिलता है, एक लोथल और एक सुतकोतदा। अब देखो, जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से मिला है, और कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ दो चीजें याद रखना है, दो बंदरगाह का नाम याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का, एक लोथल और एक सुतकोतदा। और जो जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन से। आगे हम लोग देखते हैं, संधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है ना वो है अन्नागार। संधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता को ही संधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो अन्नागार है, अन्नागार मतलब गांव में धान रखने, सॉरी जो अनाज रखने के लिए डेहरी और बनाया जाता है ना, तो एक परिवार के लिए होता है, लेकिन यहाँ एक नगर के लिए अन्नागार था। समझे, सिंधु घाटी सबसे विकसित माना जाता है इसीलिए, है ना। संधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। अन्नागार क्या है? तो यहाँ पे देखो, सभ्य इन लोगों को इसीलिए कहा गया ना, एक सभ्यता का रूप इसलिए दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता को कि वहां पे हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से होता था। लोगों का जो घर था ना, घर बनाए गए थे वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाए। ग्रिड पद्धति, आगे बताएंगे ग्रिड पद्धति क्या होता है। और वहीं पे इन लोगों को पता था कि हाँ आने वाले समय में हो सकता है कोई आपातकाल स्थिति आ जाए या बाढ़ आ जाए, कोई बरसात लंबे दिनों तक चले, तो उसके लिए पर्याप्त भोजन रखने के लिए कोई जगह होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक तरीके से बड़ा सा एक महल बनाए थे, घर बनाए थे अन्न रखने के लिए, जिसको अन्नागार कहा गया। अन्नागार जो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। और बृहद स्नानागार, देखो स्विमिंग पूल भी बनाए थे, स्विमिंग पूल, समझे, बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से स्विमिंग पूल, स्नानागार भी देखने को मिलेगा। इतना पुराना सभ्यता, इसलिए सभ्यता कहा गया। आज के डेट में भारत के बहुत सारे जगहों पे देखोगे ना, आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलेगा, अन्नागार देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी 5,000 साल पहले ये सारी चीजें देखने को मिलता था, है ना। जो नालियां बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो भारत के बहुत सारे गांव में, शहरों में देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारी जगह। और उस समय की सभ्यता इतनी विकसित थी, समझो कितना आगे था सिंधु घाटी सभ्यता। एक कहा जाता है ना कि किसी चीज का यदि चरम सीमा तक अगर आगे बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद प्रकृति उसका विनाश कर ही देती है। प्रकृति अपने जिंदा रहने के लिए दूसरे को विनाश करती है। प्रकृति को नुकसान पहुंचने लगेगा तो विनाश करेगा ही। चलो आगे देखते हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड यानी कि इससे पता चलता है कि वहां पे यज्ञ वगैरह भी होता था। तो ये पाया गया साक्ष्य जो वो लोथल है, वो कालीबंगन में पाया गया। ठीक है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो पाया गया वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। मनके बनाने की जो कारखाने या फैक्ट्रियां जो पाई गई वो लोथल और चन्हुदड़ो में पाया गया। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, कभी कभी अज्ञात भी दे देता है यहाँ पे। भाव चित्रात्मक यानी चित्र के द्वारा बनाया गया था लिपि। जैसे मान लो किसी बात के बारे में बताना हो तो दीवार पे यहाँ से चित्र बनाते थे, कोई ऐसे ऐसे चित्र बना दिए, तो यहाँ दाहिने से बाएं लिखा रहता था। ऐसे चित्र जैसे शादी में देखोगे कुछ चित्र बना दिया। तो ये चित्र जो ना भाव दर्शाता था, भाव, और इसी भाव से समझ जाता था इंसान कि क्या लिखा हुआ।
हम लोग जैसे नाम लिखना है तो मनोज ऐसे लिख दिए हम अपना नाम, लेकिन मनोज लिखने के लिए मनोज जैसा भाव दर्शाना होगा, उसको कुछ सिस्टमेटिक तरीका होगा ना, तो भाव दर्शाना होगा, चित्र के माध्यम से भाव दर्शाया जाता है। जैसे गुस्सा इंसान खूब ऐसे चित्र उसका आएगा, है ना, मुस्कुराता इंसान का, तो भाव दर्शा रहे हैं ना कि हम मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराता चित्र यहाँ बना देंगे, तो ऐसे ही था, भाव चित्रात्मक हुआ करता था। अब देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखो, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए, यानी घर और जो नगर बनाए गए थे, समझे, उसके लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। अब ग्रिड पद्धति क्या होता है, तो देखो ग्रिड पद्धति जैसे ये मान लो सड़क है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये भी सड़क है, सीधा एकदम सड़क रहता था, और इन सड़क के किनारे यहाँ पे मान लो घर हो गया, है ना, जैसे घर एकदम सिस्टमेटिक एक ही तरीका के घर बना दिए गए, एक ही तरीका के, यही होता है ग्रिड पद्धति। जैसे यहाँ सड़क है, सड़क के किनारे घर बना दिए, और एक ही तरह के घर लगभग ऐसे घर बना दिए, दोनों तरफ भी बना दिए, मान लो ऐसे घर बना दिए हम, वो दिखाना थोड़ी है वहां पे, मान लो ये घर बना दिए, ऐसे घर बना है ना, यहाँ पे एकदम साइज से, ये ग्रिड पद्धति में ही आ गया ये ग्रिड पद्धति में, ये कहीं जैसा घर किनारे रोड का बना हो खूब बढ़िया से, बीच में यहाँ से इसके दरवाजा जो खुलते हो वो पीछे खुलते हो, सब घर के दरवाजे इधर पीछे ही खुलते थे सिंधु घाटी सभ्यता की, मात्र एक शहर का, लोथल शहर छोड़ के बाकी सबका जो दरवाजा खुलता था वो पीछे ही खुलता था, घर के पीछे ही दरवाजा, खेत दरवाजा और खिड़कियां घर के पीछे ही खुला करते थे। और ये ही ग्रिड पद्धति है। जैसे यहाँ से यहाँ रास्ता हो गया सीधे, यहाँ से यहाँ रास्ता हो गया, और यहाँ किनारे किनारे घर बन गया, खूब सिस्टमेटिक तरीका से घर बन गया ग्रिड पद्धति में, तो इसी को क्या कहेंगे, ग्रिड पद्धति। क्या यहां दे रहा है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखो, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी लोथल नगर को छोड़ के बाकी जितने भी नगर देखने को मिलेंगे आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता में, उन सब का जो घर के दरवाजे और खिड़कियां थी वो पीछे के तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क के तरफ नहीं खुलते थे, पीछे के तरफ खुलते थे। लेकिन ये लोथल नगर जो था, यहाँ के जो निवासी थे, उनका घर जो था उसका जो दरवाजा था वो मेन रोड के तरफ खुलता था। यहाँ याद रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, भीड़ से क्वेश्चन नहीं बनता है, भीड़ के साइड में जो क्वेश्चन है वहां से बनता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का जो व्यापार होता था सिंधु काल में, विदेशी व्यापार, वो कहाँ से होता था, कहाँ से होता था, तो देख लो, तांबे का जो व्यापार था ना, तांबा वो खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से हुआ करता था। अब सर ये कैसे पता लगा लिए, वहां तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर तो सिंधु घाटी सभ्यता खुद की निकाली गई थी, तो कैसे पता लगा कि हाँ इन लोगों का व्यापार इनके साथ मिलता था। तो देखो, मान लो जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में कोई सिक्का मिला या कोई मोहर मिला, वही सेम सिक्का, मान लो चांदी का कोई मोहर मिल गया सिंधु सभ्यता में, और वही सेम चीजें यहाँ किसी एक जगह ईरान मिल गया, तो पता चलेगा ना कि हाँ वही सिक्का वहां भी है, वही सिक्का यहाँ भी है, यानी इन दोनों के बीच व्यापार था, उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया था। तो चलो यहाँ देखते हैं, तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से इसका व्यापार होता था। चांदी का जो होता था अफगानिस्तान से, ईरान से। सोना का जो होता था, सोना का वो कर्नाटक से, और वैसे भी कर्नाटक में बहुत सारा सोना होता है ना, कर्नाटक से। टीन का जो था वो अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से होता था। लाजवर्त का मेसोपोटामिया से, और सीसा का ईरान से। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है वो सीसा ही पूछता है एग्जाम में, सीसा। ओके, सीसे का व्यापार जो कहाँ से होता था, तो ईरान से होता, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चावल के दाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और रंगपुर में मिले। घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले हैं वो कोतदा मिले हैं, कालीबंगन मिले हैं और लोथल मिले हैं, यानी ज्यादातर साक्ष्य लोथल में ही देखने को मिल जाएगा आपको।
तौल की जो इकाई संभवतः थी ना 16 के अनुपात में थी। जैसे भारत में 16 आना होता है, वैसे ही तौल की इकाई इनका, जैसे हमारे यहाँ 1000 होता है ना, 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं, वैसे ही तौल की इकाई जो संभवतः थी 16 के अनुपात में। यातायात के साधन में जो प्रयोग करते थे वो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी प्रयोग करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी वो पिगट थी। यहाँ याद रखना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी थी, यानी दोनों की एक ही राजधानी जो हुआ करती थी वो पिगट था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। ओके, सिंधु घाटी में ना कहीं मंदिर वगैरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पूजा वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, समझे। तो ये उर्वरता की देवी को एक तरह से मानकर इनकी पूजा करते थे। किसको? धरती को ये उर्वरता की देवी मानते थे, हालांकि है भी। आगे हम लोग देखते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही दिन है। जो स्वास्तिक चिन्ह आज के डेट में आप लोग बनाते हो ना, कहीं कहीं माँ दुर्गा या कहीं मंदिर में जाते हो तो पट्टी बांध लेते हो, उस पर स्वास्तिक चिन्ह जो रहता है वो यहीं से कॉपी किया गया है, इसी सभ्यता से, इसी सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, इस बात का बेहद ध्यान रखना। और यहाँ पे लोहा भी नहीं मिला है। लोहा कई बार पूछता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी में नहीं पाया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा धातु नहीं पाया जाता था, तो याद रखना लोहा नहीं पाया जाता, बाकी सब कुछ पाया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड होता था ना, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय होता था। कुबड़ वाला सांड का ये बहुत पूजा करते थे। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली हुई है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में मिलने से अनुमान लगाया जाता है ना कि सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब कि कोई किसी घर में 5 परिवार हो, उस परिवार में जो हेड होगा ना, हेड मुखिया घर का, उस घर की मालकिन वो माता ही होगी। जैसे मान लो आप हो, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन, तो आपके घर में मालिक कौन है? आपके पिता होंगे, यानी पित्रात्मक। यहाँ पे अगर पिता है तो पित सत्रात्मक, पिता सत्तात्मक होगा, लेकिन यहाँ जो हुआ करता था वो माता मालिक हुआ करती थी घर की, ठीक है। ये कैसे अनुमान लगाया गया है? तो स्त्री की जो मिट्टी की बहुत अधिक मूर्तियां मिली हैं उसके आधार पे, इसलिए कि जिसको मालिक माना जाता है, जिसकी पूजा किया जाता है, उसका मूर्त बनाया जाता है ना, इसीलिए। अब देखो, सैंधववासी सूती तथा ऊनी के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, इस टाइप के वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, इनके पास तलवार वलवार देखने को नहीं मिलेगा, समझे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में यही जलाए जाते थे, यानी शव यहाँ जलाए जाते थे और हड़प्पा में दफनाए जाते थे। और कहीं कहीं युग्म समाधियां भी देखने को मिली है, यानी कि एक जगह 2-2 लाशें दफना दी गई थी। वो जगह कौन सा है? वो है लोथल और कालीबंगा। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वहां पे आग से पकी हुई मिट्टी जो थी उसको टेराकोटा कहा जाता है। अब देख लो, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखता, संभवतः सत्य नहीं है, यहाँ संभावना लगाई जा रही है कि यहाँ बाढ़ ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे मुख्य कारण। लेकिन आज के डेट में अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, कोई कहता है कि बाढ़ से हो गया, कोई कहता है कि वहां पे महामारी आ गई उससे हो गया, सभी लोग मर गए। अभी नया नया कुछ दिन पहले एक अमेरिकी शोधकर्ता ने एक अस्थि पंजर से पता लगाया है कि परमाणु बम के फटने से मर गए। मतलब उनका जो अस्थि पाया गया है ना, उसमें जो रेडियम पाया जाता है, खास करके परमाणु बम में जो रेडियम पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा, वो सब उसमें पाया गया है, उनके हड्डियों वगैरह में
वो पाया गया है। अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन निकलता है ना, परमाणु बम जहाँ गिर जाएगा वहाँ से रेडिएशन निकलेगा और उसी रेडिएशन से लोगों की मौत हो जाती है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। तो वो रेडिएशन हर लाश में मिला, हर हड्डी वगैरह जो भी साक्ष्य मिला है ना, हर चीज़ों में मिला है। तो यानी उस समय भी अनुमान लगाया जा रहा है कि परमाणु बम था और वही कोई दूसरा एलियन आके उन पे परमाणु बम गिरा गया, इसलिए वो सभ्यता ही मिट गई। ये अभी नया नया खोज से पता चला है, समझ लो। लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि उनके पतन का असली कारण क्या था। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता में इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप लोग के आगे देखते हैं। अब देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी। चलो, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने की थी, तो दो लोगों ने मिलकर की थी। एक थे दयाराम साहनी और एक थे माधव स्वरूप वत्स। कब किया था, तो 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खुदाई जो किए थे वो रखालदास बनर्जी थे। कब, 1922 में। और ये अभी कहाँ है, तो इधर दिया हुआ है, बहुत कम ही पूछता है। जैसे जैसे ये दोनों पूछ देता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो तो सिंध प्रांत में है और जो हड़प्पा है और मोंटगोमरी जिला में है, ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। चन्हुदड़ो, ये सबसे देखो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज जो की खुदाई जो की उत्खनन करता थे वो गोपाल मजुमदार थे। इसकी खोज वर्ष कब है, तो 1931 है। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे, ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। नदी याद कर लेना, ये और ये नदी और स्थल, ये दो चीजें याद रहेगी। ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यही दोनों क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और एक लोथल हो जाता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। इसके जो खनन करता थे वो रंगनाथ राव थे। ये कब खनन हुआ था, तो 1955 से लेके 1962 तक। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकागेडोर दास नदी के किनारे और बनमाली रंगोई नदी के किनारे, ठीक है। इतना याद रख लेना, बाकी या इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और नहीं तो बुक है तो बुक से पढ़ लेना पूरा। हालांकि आप अगर सीरियस कंपटीशन में हो तो हर एक चीज याद रहना चाहिए इसमें का। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है किसी को थोड़ी कुछ पता है। बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, ये एक फिक्स लेवल है कि यहीं से पूछेगा। ये कंपटीशन का है, ये कहीं से भी पूछ देता है। आगे हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करें बाबू, तो चलो इस सभ्यता को देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। वैदिक सभ्यता, देखो वैदिक सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं ना, जब भारत में आर्य आए, आर्य, तो आर्य का जो सभ्यता था उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया। ओके, तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। एक ऋग वैदिक काल, यहाँ ऋग दूरी हो गया है ना, ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो वैदिक काल दो हिस्सों में बांट के का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी। अभी बताए हैं कि आर्य जो भारत आए तो उन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य जब आए भारत में तो सबसे पहले पंजाब में बसे और अफगानिस्तान में बसे। अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, समझे। अभी तो अफगानिस्तान अलग हो गया ना, कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अब देखो, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो बताया है ना, वो मध्य एशिया बताया कि मध्य एशिया से आर्य आए और भारत के पंजाब में बसे और अफगानिस्तान में बसे। ये किसने बताया, मैक्स मूलर ने। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी ना वो ग्रामीण सभ्यता थी। अभी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़े
तो क्या थी, वो शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो आर्यों की सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। आर्यों का जो भाषा था ना, वो संस्कृत भाषा था। संस्कृत में बातचीत करते थे। बहुत नजदीक वाली सभ्यता है ना। आगे देखते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में अगर देखें तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया। प्रशासनिक इकाई, जैसे भारत का अभी का प्रशासनिक इकाई देखो तो पहले वार्ड लेवल का होता है, उसके बाद पंचायत लेवल का होता है, उसके बाद जिला लेवल का होता है, फिर होता है राज्य लेवल का, फिर जाता है केंद्र लेवल का। ऐसे ही प्रशासनिक लेवल में बांटा गया है ना। चुनाव ही देख लो, चुनाव पहले केंद्र, सबसे बड़ा चुनाव केंद्र सरकार का, उससे छोटा चुनाव राज्य सरकार का, उससे छोटा चुनाव जिला परिषद का, उससे छोटा चुनाव पंचायत का, पंचायत मतलब कह सकते हैं मुखिया का, और उससे छोटा वार्ड सदस्य का। समझे, उस टाइप का था। यानी कि इनका भी जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटा था। वो था, एक कुल था। कुल का मतलब होता है एक परिवार हो गया। परिवार भी एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था। या कबीला जो पहले हुआ करता था। जैसे मान लो आपका जितने पटीदार, आपके फैमिली और आपके पटीदारी के लोग एक जगह कहीं घर बना लिए 10 लोग मिलके कहीं अलग, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, वो भी एक कबीला टाइप का हो जाएगा, है ना। तो कुल को ऐसे ही जानते हैं, या परिवार या कबीला जो होता है वो कुल में शामिल हो जाता है। ग्राम, जो आज के डेट में पंचायत के नाम से आप जानते हैं। 20 आज के डेट में जिला के नाम से आप जानते हैं, इतना बड़ा था। जन्म आज के डेट में राज्य मान लो, राज्य। उसके बाद राष्ट्र यानी कि देश मान लो इसको। तो जो प्रशासनिक इकाई थी इसी क्रम में हुआ। अब देखते हैं, देखो सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी जो थे उनको रत्नी कहे जाते थे। रत्नी किसमें, वैदिक सभ्यता में। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अब यहाँ देखो तो सभा व समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देती थी, कोई कार्य करना हो या किसी देश से युद्ध करना हो, उसके लिए जो सलाह देने का कार्य करता था वो सभा और समिति देता था। अब यहाँ देखो, स्त्रियां सभा व समिति में भाग ले सकती थी। यहाँ स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले रही हैं। अब आगे देखते हैं। युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व राजा करता था। युद्ध होता था अगर दूसरे देश से तो उसका नेतृत्व राजा ही करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का, जिसका मतलब होता है गायों की खोज। समझे, तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द। यहाँ क्वेश्चन बनता है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में गविष्टि शब्द का क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है गायों की खोज, गाय। समझे, तो शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ है गायों की खोज। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। दसराज युद्ध एक हुआ था। ठीक है, दसराज युद्ध बहुत फेमस है, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। एक तरफ एक व्यक्ति सुदास हुआ करता था और दूसरे तरफ 10 लोग। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में सुदास ही जीता। अकेले 10 लोगों को मार के खत्म कर दिया, अकेले जीत गया। उसी को दसराज युद्ध के नाम से जाना गया था, जो परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। परुसड़ी नदी कौन सा होगा, तो रावी नदी। अभी वर्तमान में जिसको आप रावी नदी कहते हो ना, उसका पहले नाम हुआ करता था परुसड़ी नदी। समझे, परुसड़ी नदी। वैदिक सभ्यता या मौर्य सभ्यता में उसका नाम परुसड़ी नदी हुआ करता था, जो वर्तमान में रावी नदी नाम है। इतना याद रखना, ठीक है। दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो परुसड़ी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। अभी बताए हैं। आगे देखते हैं। आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। आर्य समाज यानी आर्य सभ्यता में जो फैमिली हुआ करते थे, परिवार हुआ करते थे, उसका प्रधान पिता हुआ करता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अभी क्या वर्ग पड़े हैं, तो माता हुआ करती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह वो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। बाल विवाह समझो कितना ये विकसित थे कि बाल विवाह नहीं करते थे, या पर्दा प्रथा भी नहीं था उस समय। आज के डेट में किसी किसी देश में पर्दा प्रथा है। जैसे ईरान में चले जाओ, बुर्का पहन के अगर नहीं चले तो आपको फांसी लगवा देता है, गोली मरवा देता है, या विरोध किए तो कुछ कर देता है। उस समय अभी आज से हजारों साल पहले,
मतलब 1000 ईसा पूर्व पहले जो सभ्यता थी, वहाँ के लोग इतने बुद्धिमान थे कि बाल विवाह नहीं करते थे, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था उस समय। विधवा अपने मृत पति से छोटे भाई, यहाँ पति के, देखो पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। उस समय ये भी प्रथा थी। आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता में ये प्रथा था कि किसी स्त्री का पति मर गया है तो अपने देवर से शादी कर सकती थी। यानी कि कह सकते हैं कि उस समय सती प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी उस समय। आगे बात करते हैं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू जो जीवन भर अविवाहित रहती थी यानी ब्याह शादी नहीं करती थी, उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। किसमें? आर्य सभ्यता में। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। सोमरस समझे, नशा वगैरह का काम करता था ये पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से बनाया जाता था। अब देख लो, यहाँ प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दिया हुआ है। यहाँ से पूछ देता है, मुख्य यही पूछता है। योग के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। समझे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी। यही तीनों ज्यादा पूछता है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो बादरायण थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद या उलुक थे। और चार्वाक के तो चार्वाक थे ही। ये तीनों इंपोर्टेंट हो जाता है। कौन? योग के प्रवर्तक पतंजलि, समझे, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम। यहीं से पूछता है क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो हुआ करता था वो पशुपालन और कृषि हुआ करता था। गाय को अघन्या, ठीक है, यहाँ अहन्या टाइप मिस्टेक है, अघन्या, यहाँ घ आधा घ रहेगा, क ख ग वाला। गाय को अघन्या यानी कि 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, अगर कोई गाय को मार देता था आर्य समाज में तो उसको या तो आजीवन कारावास हो जाता था या मृत्यु सजा दे दी जाती थी। इतना गायों को पूजा करते थे, ये गाय को इतना मानते थे। अब सोचो, युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो मतलब दूसरे देश को जीतने जा रहे हैं युद्ध करके, तो मतलब उनका वाक्य ही था कि गायों की खोज, गायों को खोजने जा रहे हो, यानी जीत जाएंगे तो गाय मिल जाएगी। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई सभ्यता धातु जो थी वो लोहा थी, यानी कि लोहा की खोज आर्य किए थे। ठीक है, देखो लोहा को उस समय श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तो यहाँ बड़ी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, लगता है कि लोहित अयस पूछ रहा है तो लोहा को ही कहा जाएगा, लेकिन लोहित अयस लोहा को नहीं कहा जाता है, तांबे को, और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। समझे, अग्निदेव ही मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थता, मीडिएटर का काम करते थे। कब? आर्य सभ्यता में, यानी वैदिक सभ्यता में। चलो आज का यही हो गया। ठीक है, हम लोग का सेशन भी समाप्त हुआ आज का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, एकदम नया चैनल है। अगर आपके दोस्त कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि लुसेंट पढ़ना अनिवार्य है आप लोग के लिए। अगर आगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये काम बहुत आएगा। हम खुद प्रैक्टिकली देखे हुए हैं इसके बारे में, तब ये हम ये सीरीज शुरू किए, वरना हमें कोई शौक नहीं था ये शुरू करने का। तो बच्चों आज का क्लास यहीं हम लोग बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।